हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के बेसिस में हम इन तीनों में हम डिफरेंस आज पढ़ेंगे और उसके बाद हम थोड़ा बहुत एनर्जी बैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम एनर्जी बैंड्स के बेसिस पर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंस होता है उसको हम स्टैब्लिश करेंगे। ओके देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टडी करेंगे द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी डिनोटेड बाय रो, कुछ इस टाइप का बनता है, एंड कंडक्टिविटी इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो आपको इतना ही पता होना चाहिए, जो सिग्मा होता है कंडक्टिविटी होती है इट इज इक्वल टू 1 बाय रो। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रो। ठीक है, यानी रेसिस्टिविटी मतलब जिस मटेरियल की रेसिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी वो मटेरियल उतना ही बेड कंडक्टर होगा। इज इट क्लियर? जिसकी भी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी वो मटेरियल उतना ही क्या होगा, बेड कंडक्टर होगा। ठीक है, तो हम मटेरियल हमारे पास क्या क्या है? First one is the conductor, then you have semiconductor, then you have insulators. ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करें, अगर आप कंडक्टर्स की बात करते हैं तो कंडक्टर्स की जो रेसिस्टिविटी होती है, ये रेंज होती है इसकी 10 रेज टू द पावर -2 टू 10 रेज टू द पावर -8 ओम मीटर। वो मीटर इसकी यूनिट होती है रेसिस्टिविटी। तो इस रेंज में कंडक्टर्स की क्या होती है, रेसिस्टिविटी होती है। वहीं पर अगर बात करें हम सेमीकंडक्टर्स की, तो इनकी रेसिस्टिविटी 10 रेज द पावर -5 ओम मीटर टू 10 रेज द पावर 6 ओम मीटर, इसके बीच की इनकी क्या होती है, रेसिस्टिविटी होती है। एंड सिमिलरली यू हैव देयर इंसुलेटर्स। अगर इंसुलेटर्स की बात करें तो लगभग मैं रेंज बता रहा हूं इसकी, ये होती है आपकी 10 रेज द पावर 14 से लेके 10 रेज द पावर 11 से लेके 14 ओम मीटर। तो इस रेंज की इनकी क्या होती है, रेसिस्टिविटी होती है। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं इंसुलेटर बहुत ज्यादा रेसिस्टिविटी है, दैट इज व्हाई दे आर द बेड कंडक्टर्स। अगर यहां पर कंडक्टर्स करें तो इनकी रेसिस्टिविटी बहुत कम है, तो दैट इज व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स। तो ये रेंज है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक रेंज है। ठीक है, तो इस रेंज की इनकी क्या होती है, रेसिस्टिविटी होती है। वहीं पर अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी इसका उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर सकते हैं हम। इट विल बी 10 रेज द पावर 2 टू 10 रेज द पावर 8 सीमेन मीटर इनवर्स, या सीमेन पर मीटर इसको आप बोल सकते हैं। इसकी यूनिट होती है रेसिस्टिविटी, सॉरी कंडक्टिविटी की। सिमिलरली द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर विल बी 10 रेज द पावर 5 टू 10 रेज द पावर -6 सीमेन इनवर्स, एंड इट विल बी 10 द पावर -11 टू 10 द पावर -14 सीमेन इनवर्स। इस टाइप से इनकी रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी होती है। तो ये एक बेसिस है इनके बीच में डिफरेंस बताने का, कि हाउ द कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें डिफरेंस एस्टेब्लिश कर पाते हैं। ठीक है, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि कंडक्टर्स की जो रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ही क्या होगा, आपका बेड कंडक्टर होगा। Is it clear? Note it down. I am gonna erase this. अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, और कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के बीच में जो रियल डिफरेंस स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड। ठीक है, तो उस एनर्जी बैंड में पहले हम आज स्टार्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इन डिटेल उसको नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट में उसको हम समझ पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एनर्जी बैंड्स। ठीक है, तो आपने सभी ने बोहर मॉडल तो पढ़ा ही होगा। तो बोहर मॉडल क्या कहता है? बोहर मॉडल कहता है कि अगर कोई भी आपके पास अगर आइसोलेटेड एटम है, ठीक है, लेट मी राइट दिस, इन एन आइसोलेटेड एटम द एनर्जी ऑफ एन electron depends upon the orbit
in which it is revolving in। यानी कोई भी आइसोलेटेड एटम है, यहां पर बेसिकली हाइड्रोजन एटम जैसे बात करी गई थी, तो ये है आपका बोर मॉडल, बोर थ्योरी जो कहता है, बोर क्या कहता है कि इन एन आइसोलेटेड एटम द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिट इन विच इट इज रिवॉल्विंग इन। आपने देखा होंगे वहां पर अलग अलग ऑर्बिट्स थे। अगर आपका इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 ऑर्बिट में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी जो एनर्जी होगी कितनी होगी 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस रेंज की उसकी क्या होगी डियर एनर्जी होगी, सॉरी -13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर वहीं पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, लेट्स से n इक्वल टू 2 में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं पर अगर वो n इक्वल टू थर्ड वाले में मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी हो जाती है कितना समथिंग -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वो n इक्वल टू 4 ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एटम में, तो आपने पढ़ाई होगा ना क्या होता है एटम्स में, आउटर साइड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस रहता है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ये थ्योरी तो पढ़ी होगी आपने। तो बोर कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिपेंड करती है कि किस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है। सपोज n इक्वल टू 1 n इक्वल टू अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्या होगी आपकी अलग अलग होगी। अगर n इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 लेवल पे अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी इस लेवल की होती है -13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऐसी n इक्वल टू 4 पे 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस टाइप का इनका क्या होता है एनर्जी लेवल्स होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट। यहां हम कह सकते हैं in an isolated atom discrete energy levels are present। discrete energy levels are present। बिल्कुल, कोई इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 1 ऑर्बिट उसमें रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो एग्जैक्ट इतनी होगी। आर गेटिंग? अगर n इक्वल टू 2 वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एग्जैक्ट एनर्जी इतनी होगी। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, तो ये किस में प्रेजेंट रहते हैं आपके, अगर आपके पास आइसोलेटेड एटम है, केवल एक अकेला एटम आपके पास है। नाउ टेल मी, इज इट पॉसिबल? क्या आइसोलेटेड एटम पॉसिबल है? डिस्कवरी के थ्रू तो आप इसको पॉसिबल कर सकते हैं, आइसोलेटेड अलग कर सकते हैं, लेकिन इन नेचुरल आइसोलेटेड एटम्स आर नॉट प्रेजेंट, रादर एटम्स आर प्रेजेंट इन क्रिस्टल। एटम जो होते हैं वो क्रिस्टल, जैसे 1000 मिलियंस बिलियंस ऑफ एटम्स एक ग्रुप बना के क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एटम्स आर प्रेजेंट इन क्रिस्टल। एक्चुअली जो एटम प्रेजेंट होते हैं किसमें होते हैं, क्रिस्टल में होते हैं। लेकिन अगर आपके पास आइसोलेटेड एटम है तो उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा है। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं एनर्जी बैंड्स या एनर्जी लेवल इन क्रिस्टल। अब क्रिस्टल में आपके किस टाइप के एनर्जी लेवल होते हैं, तो क्रिस्टल में कहानी थोड़ी चेंज हो जाएगी। अगर हम बात करें क्रिस्टल की, सपोज आपके पास एक क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, ये 2 एटम्स हैं। तो इस एटम के अराउंड भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस एटम के अराउंड भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब आप देखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड होता तो इस पे कोई फॉरेन फोर्स नहीं लग रहा था। इस इलेक्ट्रॉन पर कहीं बाहरी फोर्स नहीं है, केवल इसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, लेकिन जैसे ये तो आइसोलेटेड एटम की बात है, ठीक है, लेकिन जैसे ही यहां पर क्रिस्टल फॉर्मेशन हुई, यानी एटम्स के साथ दूसरे एटम्स भी आ गए, एक क्रिस्टल बन गया, तो उस केस में इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन पे इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिपल्सन होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्शन भी होने लग जाएगा, इसके द्वारा तो है ही है अट्रैक्शन, तो इस इलेक्ट्रॉन पे ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा इसको, और ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्स करेगा। ऐसी अदर एटम अगर इसके अगल बगल हो गए तो सेम कहानी वहां पर भी लागू होगी। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी जो एनर्जी इसकी एक्चुअल पहले डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स थे वो ना रह के इसकी एनर्जी थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी, अब आगे पीछे डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल अब नहीं रहेंगे आपके, रादर आप क्या रहेंगे, आपके एनर्जी बैंड्स। अगर आपके पास क्रिस्टल है, आइसोलेटेड एटम ना होके अगर आपके पास क्रिस्टल है, तो उस केस में आपके पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ना होके, यानी
एग्जैक्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ना होके एक बैंड फॉर्म होगा, यानी उस बीच में, उस रेंज में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर फॉरेन फोर्स भी अब अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन क्रिस्टल्स, हम कह सकते हैं इन क्रिस्टल्स द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आर नॉट प्रेजेंट। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्रिस्टल में प्रेजेंट नहीं रहते। डिस्क्रीट नहीं रहेंगे ना, कहां से डिस्क्रीट रहेंगे? इलेक्ट्रॉन की अगर n इक्वल टू 1 ऑर्बिट में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो एग्जैक्ट एनर्जी इतनी है आइसोलेटेड केस में। बट उसके साथ दूसरा एटम, अगर क्रिस्टल आपके पास है, अदर एटम भी है, तो दूसरा एटम अगर उसके नेबर में है तो वो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, तो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की। यस और नॉट? सो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल अब उसमें क्या रहेंगे? प्रेजेंट नहीं रहेंगे। किस केस में? व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर व्हेन द एटम्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। इज इट क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा इस पर कुछ इंटरेक्शन इसके हो जाएंगे। कौन कौन सा इंटरेक्शन हो जाएगा? एक तो ये हो जाएगा कि इसको दूसरा न्यूक्लियस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर जाएगा, और दूसरा इसका इंटरेक्शन दूसरे वाले जो इसके अगल बगल जो एटम्स होंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके साथ इंटरेक्शन हो जाएगा। यानी दो टाइप का इंटरेक्शन यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के साथ हो जाएगा। ठीक है, सो इन क्रिस्टल्स द इलेक्ट्रॉन्स हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। फर्स्ट वन the attraction of the nucleus of the other atom, and the second one is the repulsion from the electrons of the other atom, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन द्वारा रिपल्सन। तो दो टाइप का इंटरेक्शन हो जाता है जिसके कारण इसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल प्रेजेंट नहीं हो पाते। तो हम कह सकते हैं इन क्रिस्टल द इलेक्ट्रॉन्स हैव सम इंटरेक्शन। कौन कौन सा इंटरेक्शन होता है? नंबर वन इंटरेक्शन विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम, और दूसरा हो जाएगा इंटरेक्शन with न्यूक्लियस ऑफ अदर, यानी दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ भी इसका इंटरेक्शन हो रहा है, और खुद के साथ तो पहले से भी है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी इसका इंटरेक्शन हो रहा है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन की जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल थे इसके अलग अलग, सपोज n इक्वल टू 1 में मूव रिवॉल्व कर रहा है, तो इतनी एनर्जी होने के बजाय यहां पर एग्जैक्ट ना होके एक एनर्जी बैंड में उस रेंज की एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब डिस्टर्ब है। इज इट क्लियर? ये है इन केस ऑफ द क्रिस्टल। बात समझ में आ गई? तो यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है एनर्जी बैंड्स। तो आपका जो हेडिंग लगानी है वो है एनर्जी बैंड्स। तो इसी को हम अब ये टॉपिक को हम आगे की ओर स्टडी करेंगे। ठीक है डियर? तो ये है एनर्जी बैंड्स की कहानी, यहां से स्टार्ट हो रही है। आगे हम इसको इन डिटेल और पढ़ने वाले हैं। बस हमने इतना जान लिया कि अगर आपके पास आइसोलेटेड एटम है तो उस केस में एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे। बट इफ द एटम्स आर इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल, अगर एटम्स क्रिस्टल फॉर्म में है तो उस केस में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल प्रेजेंट नहीं रहेंगे। इसका मतलब जो बोहर मॉडल, यानी ये जो मॉडल अप्लाइड है, ये केवल और केवल आइसोलेटेड एटम के लिए, ये क्रिस्टल के लिए मॉडल अप्लाई नहीं है। तो क्रिस्टल केस में क्या हो जाएगा? कहानी थोड़ी अलग हो जाएगी, क्योंकि यहां पर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ना होके एनर्जी बैंड्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा इन डिटेल इसको और डिस्कस को करने वाले हैं। ओके देन, सी यू।